अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हमने जो लास्ट लेक्चर में तैयार किया था वो था इसका इंट्रो और उसका ऑब्जेक्टिव्स। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे मेंबर्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड वाज नॉट रेडी फॉर सच एन ऑर्गेनाइजेशंस इन द 1920 एंड ओनली 58 नेशंस जॉइंट द लीग। तो अच्छा, इसमें बात ये हुई है कि जो लास्ट मैंने आपको पॉइंट बताया था उसमें बताया था कि जो साइन किया था जो लीग ऑफ नेशन वो की थी 43 मेंबर्स ने। तो बट जो ज्वाइन किया जो 1920 तक वो 58 नेशंस हो गए थे, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता जो पीएम है ये कर रहा है परमानेंट मेंबर्स को, और जो एनपीएम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन परमानेंट मेंबर्स को, ठीक है। तो इसमें द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल वाज चेंज सेवरल टाइम्स। द मेंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स वाज फर्स्ट इंक्रीज टू 6। इसमें ये कि जो काउंसिल के मेंबर थे ना वो जो 22 सितंबर 1922 तक इसके जो पहले हमने देखा कि वो 4 मेंबर्स थे उसको बढ़ा के हमने 6 कर दिया। और उसके बाद देखें 1926 में देखा जाए तो 8 सितंबर को हमने उसके मेंबर्स 9 कर दिए हैं, ठीक है। तो आगे है वार्नर। अच्छा, तो जो हमने देखा कि जो जर्मनी है, वार्नर डैंकवर्ट ऑफ जर्मनी पुश्ड फॉर हिज कंट्री टू जॉइन द लीग 1926। जो वार्नर डैंकवर्स्ट था उसने जर्मनी को 1926 में लीग ऑफ नेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट उन्होंने ज्वाइन कर ली। जर्मनी बिकेम द फिफ्थ परमानेंट मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। लेटर जर्मनी एंड जापान बोथ लेफ्ट द लीग। द मेंबर ऑफ नॉन परमानेंट सीट्स वाज इंक्रीज फ्रॉम 9 to 11। अच्छा, तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो जो मेंबर्स थे उसके परमानेंट वो 4 मेंबर्स थे। इधर देखा जाए जब जर्मनी ने ज्वाइन किया तो उसके मेंबर्स जो परमानेंट मेंबर्स थे वो 5 हो गए, ठीक है। और बाद में जापान और जो जर्मनी था उन्होंने लीग ऑफ नेशन को लेफ्ट कर दिया, ठीक है। तो और उसकी सीट्स भी उन्होंने ना बढ़ा के 9 to 11 कर दी थी। और जो सोवियत यूनियंस और देखा फिर बाद में सोवियत यूनियन ने भी इसे ज्वाइन कर लिया। उन में 26 में 1937 इजिप्ट बिकेम द लास्ट स्टेट टू ज्वाइन द लीग। और 26 मई 1937 को इजिप्ट वो वाहिद मुल्क है, वो रियासत है जिसने ना लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन किया। तो और जो सोवियत यूनियन था उसने 18 सितंबर 1937 को ज्वाइन किया। और वो इससे 14 दिसंबर 1939 से उसने उसे बाहर निकल गया, क्योंकि इसकी पॉलिसी ये बनी थी कि वो किसी दूसरे मुल्क पर इन्वेड नहीं करेंगे। उसने रशिया जो सोवियत यूनियन है उसने फिनलैंड पे किया। और इन एक्सपेलिंग द सोवियत यूनियन द लीग ब्रोक इट्स ऑन रूल। उनका रूल था कि वो किस पे नहीं करेंगे। उसने क्योंकि अपना जो उन्होंने एक रूल बनाया हुआ था उसने खुद तोड़ दिया। ओनली 7 to of 15 मेंबर्स ऑफ काउंसिल वोटेड फॉर एक्सपल्जन, जिसमें आ जाता यूके था, फ्रांस था, बेल्जियम था, बोलीविया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका एंड डोमिनिकन रिपब्लिक। तो फर्दर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ लीग ऑफ नेशन। The main constitutional organ of the League of Nations were the Assembly, the Council, and Permanent Secretariat, ठीक है। इट हैज़ ओनली 2 essential wings, जिसमें आ जाता है परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस है और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस है। तो इसमें हम जो बात करते हैं असम्बली की। द असम्बली consisted of representative of all members of the league, with each state allowed up to the 3 representatives and 1 vote। इसमें ये बताया गया है कि जो असम्बली है वो तमाम ममालिक हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। और इसमें ये बात हुई है कि हर स्टेट है उसका मेंबर्स 3 उसमें जा सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट 3 मेंबर्स कर सकते हैं, पर उनका जो वोट होगा वो एक ही कास्ट होगा, ठीक है। अगर किसी मामले में वोटिंग होती है उनमें से वो 3 मेंबर्स किसी भी स्टेट के उसमें जा सकते हैं, पर उनका वोट एक ही शुमार होगा। द स्पेशल फंक्शन ऑफ असम्बली इंक्लूडेड द डायमेंशंस ऑफ न्यू मेंबर्स, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स। इसमें ये कि मेन ये था कि जो नई जो रियासतें हैं, नई स्टेट्स हैं जो ज्वाइन करना चाह रही हैं लीग ऑफ नेशन को, उनको कौंसल के बाद, अप्रूवल के बाद वो इनको इधर वोटिंग होती थी और उसके बाद वो लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन करते थे। और जो मेंबर्स थे इलेक्शन विद द काउंसिल ऑफ द जजेस ऑफ परमानेंट कोर्ट एंड कंट्रोल ऑफ द बजट असम्बली मेड वंस अ ईयर। जो बजट सालाना होता था वो भी असम्बली में पेश किया जाता था, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आ जाता है वो काउंसिल। द लीग काउंसिल बिगन विद 4 परमानेंट मेंबर्स, ब्रिटिश, फ्रांस, इटली, जापान, एंड 4 नॉन परमानेंट्स, बेल्जियम, ब्राज़ील, ग्रीक, स्पेन।
डेट वर इलेक्टेड बाय द असम्बली फॉर 3 years टर्म। जो ये ममालिक हैं ये 3 साल टर्म के लिए जो ये ज्वाइन करते हैं, ठीक है। द काउंसिल मीट ऑन एवरेज 5 times a year एंड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशंस व्हेन रिक्वायर्ड। जो काउंसिल है वो साल में 5 दफ़ा उनका वो जो मीटिंग्स होती है वो हो सकती हैं, ठीक है। जो और उसके अलावा भी वो जब ज़रूरत हो वो बुला सकते हैं। जो टोटल हम इसके सेशन देखें, इन टोटल 107 सेशंस वर हेल्ड बिटवीन 1920 टू 1939। 1920 से लेकर 1939 तक देखें तो इसके तकरीबन 107 सेशन हुए हैं। और इनको ये है कि एक साल में ये 3 दफ़ा बुला सकते हैं, ठीक है। और जो इसका थर्ड है वो है सेक्रेटेरिएट। द परमानेंट सेक्रेटेरिएट अंडर द ऑर्डर ऑफ जनरल सेक्रेटरी इन 1931 द स्टाफ मेंबर्स 707। जो सेक्रेटेरिएट थे और इनके जो मेंबर्स की तादाद बताई गई है वो 707 थी। और अदर बॉडीज़ ऑफ द लीग में आ जाता है डिसआर्मामेंट कमीशन था, मैंडेट्स कमीशन, जैसे वो उन लोगों के लिए था जो रेफ्यूजीज थे जो वर्ल्ड वार 1 के बाद जो इससे इफ़ेक्ट हुए थे उनके लिए उन लोगों को फैसिलिटेट करना था। जो इंटरनेशनल कमीशन और इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन परमानेंट सेंट्रल ओपियम बोर्ड था, और कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ एंड द स्लेवरी कमीशन। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो ये है कि ड्यूरिंग द 1920 द लीग ऑफ नेशंस सक्सेसफुली सेटल्ड अन नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन स्मॉल एंड वीक नेशंस। ये था कि इनका मेन एम ही यही था कि जो ममालिक हैं उनके दरमियान जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी उनके मसले मसाइल हैं, उनको रिज़ॉल्व करना, ठीक है। और इसने काफ़ी हद तक लोगों के जो मसले थे उनको इसने सॉल्व भी किया, ठीक है। इट सेटल्ड अ डिस्प्यूट बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड और आइलैंड। इसमें डिस्प्यूट आ जाता है स्वीडन का और फिनलैंड का। इन द फॉलोइंग ईयर यूगोस्लाविया ट्रूप्स विदड्रॉ फ्राम द अल्बानिया व्हेन द लीग थ्रेटेंड टू इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन यूगोस्लाविया। और ये था कि जो यूगोस्लाविया था उसने इन्वेड किया उधर अल्बानिया पे, और वो उन्होंने इसलिए दोबारा उधर से निकाल दिया। उनको इस चीज़ का थ्रेटन दिया गया कि उन पर इकनॉमिक सैंक्शंस लगा दी जाएंगी, ठीक है। इन 1935 द लीग स्टॉप ग्रीक फॉर अटैकिंग बल्गारिया एंड थ्रेटिंग एन इकॉनमी एम्बार्गो। Besides settling international disputes, the League encouraged cooperation between countries and helped to solve social and economic problems. और इसके बाद आ जाता जो डिसआर्मामेंट कमीशन था, द मैंडेट कमीशन था, जो मैंने आपको बताया लास्ट पॉइंट में बता चुका हूँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ मैंडेटेड टेरिटरीज थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लीग ऑफ नेशन के जो फेलियर्स है वो कौन से हैं। और फेलियर्स ऑफ लीग ऑफ नेशन, तो लीग ऑफ नेशन के जो फेलियर्स हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है द लीग फेल्ड टू प्रिजर्व पीस अमंग द मेजर पावर्स। जो लीग बनाई गई थी ये नाकाम हो गई थी पीस को मेंटेन रखने में। इट वाज अनएबल टू स्टॉप द एक्ट्स ऑफ अग्रेशन विच लेड टू आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार 2। जो देखते हैं हम ये वार को नहीं रोक सके और जिसके नतीजे में वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गई थी। और इसके अलावा द ग्रेट डिप्रेशन इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1929 कंट्रीब्यूटेड टू द लीग डिक्लाइन। और देखा जाए जो अमेरिका में एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट एड्स वगैरह का वो मसला बन गया और काफ़ी ज़्यादा हद तक वो लोग मुतासर हुए। और एक ये भी इसके डिक्लाइन की वजह थी। द राइज ऑफ एक्सट्रीम राइट विंग गवर्नमेंट्स वाज आल्सो वन ऑफ रीजंस इट फॉलोइंग फेलियर्स। और इसमें मुख्तलिफ जो इंसिडेंट हुए थे हम उसके बारे में बता लें। द कॉर्फू इंसिडेंट 1923 में हुआ, इन्वेजन ऑफ मंचूरिया का वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी जो, और इटली अटैक्स एब्सीनिया में, ठीक है। और इसके अलावा आ जाता है डोमिनेंस ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड। इसमें देखा जाए फ्रांस और इंग्लैंड जो यूरोपियन एक क्लब बन गया हुआ था, ठीक है। इनमें से जो एशिया से वो एक जापान ही था, और जो मेन पावर्स थी वो फ्रांस और इंग्लैंड से। इंग्लैंड एक बहुत बड़ी एम्पायर है और फ्रांस भी। इन लोगों की जो मुख्तलिफ ममालिक थे एशिया अफ्रीका में, इन लोगों की कॉलोनीज़ हुआ करती थी। और वो जो उन कॉलोनीज़ में ना जो लीग ऑफ नेशन की अपने इंटरेस्ट के लिए, अपना इंटरेस्ट गेन करने के लिए उसको इस्तेमाल करने लगे हुए थे। तो इसकी एक रीज़न ये भी है इसके लीग ऑफ नेशन के फेलियर्स की। और इसके अलावा नो आर्मी,
लीग ऑफ नेशन की कोई आर्मी नहीं थी। अगर कोई भी फ़ैसला कोई कुछ भी सुनाया जाता है, इनके पास कोई आर्मी नहीं थी कि वो जाके, अगर देखा जाए जो इन लोगों के अपने जो मेंबर्स थे, जो इसके फाउंडर्स थे, उन लोगों ने इन्वेड किया दूसरे ममालिक में। इनके पास कोई इस तरह की आर्मी या इस तरह की कोई इनके पास पॉलिसीज़ नहीं थी कि वो उन बदले में उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा लें। तो एक ये भी वजह थी कि वो कोई भी फ़ैसला अगर उन्होंने सुना दिया, बता दिया, वो जो अगली स्टेट है उसकी मर्ज़ी है कि वो उस पर अमल करती है या नहीं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वी विल डिस्कस यूएनओ। ओके, अल्लाह हाफिज़।